हाय दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खेल कूद एवं पोषण। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो मैंने फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर अपलोड किया था, खेलों में प्रशिक्षण। इस चैप्टर को मैंने जो न्यू सिलेबस आया है फिजिकल एजुकेशन का, जो 30% लेस हुआ है, मैंने उस हिसाब से उसको पढ़ाया है। आप जाकर उस वीडियो से पढ़ सकते हैं। तथा ये जो फिजिकल एजुकेशन का कोविड-19 की वजह से आप सब तो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, आप सब सिर्फ ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए आप फिजिकल एजुकेशन को सबसे आखिरी के लिए मत छोड़िए। आप साइड बाय साइड हफ्ते में एक वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने अपने वीडियो में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तथा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया सिलेबस भी दे रखा है, जो 30% लेस सिलेबस है, मैंने उसको दे रखा है। तथा मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, और अदर भी सब्जेक्ट है, मैथ साइंस, उसको छोड़िए। ये जो फिजिकल एजुकेशन को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको 30% लेस सिलेबस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पर लिखा है न्यू सिलेबस रिडक्शन 30% कोविड-19, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो आप cbse.nic.in की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे की वीडियो में फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो दूसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा खेल कूद। मैंने पहले ही बता दिया था खेल कूद क्या है, मैंने पहले की वीडियो में, लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ खेल कूद से आप क्या समझते हैं। खेल कूद आप जो दैनिक दिनचर्या में क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल, कैरम, आउटडोर इंडोर खेल, ये सभी खेल में आते हैं। खेल कूद जो आप मैदान पर खेलते हैं उसको खेल कूद के अंतर्गत लाया जाता है। एवं पोषण, पोषण का मतलब होता है जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में भोजन पदार्थ को खा रहे हैं। जैसे आप भोजन के अंतर्गत आपको इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले आप एक बार इस नोट्स को लिंक पे डाउनलोड कर देख लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाते चल रहा हूँ तो आप या नोट्स को प्रिंट आउट कर पढ़िए। ये आखिरी टाइम में बहुत ही हेल्पफुल हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं। भोजन का क्या अर्थ है। सबसे पहली बात आती है भोजन। भोजन से आप सभी क्या समझते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा भोजन जो हम खाते पीते हैं वही भोजन है। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन इसके अंदर भी जैसे कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे संतुलित आहार आता है, पोषक तत्व आते हैं, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें आती हैं। मैं इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ अपने वीडियो में। सबसे पहली बात आती है भोजन का क्या अर्थ है। वे सभी तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित पचाकर शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वो भोजन कहलाते हैं। ठीक। सबसे पहले भोजन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको अगर पेपर में क्या लिखेंगे, आप सीधा वे सभी तरल एवं ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करता है। ये नहीं कि जो हम खाते हैं दिनचर्या में वही भोजन है, आप ऐसा पेपर में नहीं लिख सकते हैं। आपको एक ठोस फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है संतुलित आहार। चलिए मैं पोषण की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है पोषण। पोषण क्या है। पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने शरीर में भोजन तथा उन पदार्थों अथवा तत्वों को ग्रहण करता है जो शरीर की वृद्धि, जैसे मेरा कहने का मतलब है पोषण। पोषण किसे कहते हैं, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। जैसे हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं ये सभी एक पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। हम जब अपने शरीर को अच्छे से संतुलित आहार देंगे तो उससे हमारे अंदर हार्मोन्स मतलब आते हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ें हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती है। इन सभी को पोषण के अंतर्गत लाया जाता है। उसके बाद आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार से क्या मतलब है। ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में हों तथा वे हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करें, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। कहने का साधारण से मतलब है संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। जैसे ये नहीं कि हम रोज़ आलू ही खाएं, रोज़ चावल ही खाएं, ये नहीं। हम लोग को बदल कर भोजन को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व भी कई प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व जैसे एक बृहद पोषक तत्व, एक सूक्ष्म पोषक तत्व। एक बृहद को मैक्रो नाम से भी जाना जाता है। पेपर में या 1 नंबर के जो 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं आप लोग के ऑप्शन में, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बृहद पोषक तत्व इसमें से किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, मैक्रो, माइक्रो, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ऐसे कई सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको माइक्रो पर टिक लगाना रहेगा। बृहद पोषक तत्व
जो हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जैसे आप अपने दिनचर्या में जान सकते हैं, जैसे बहुत लोग ज़्यादा मात्रा में आलू लेते हैं, चावल लेते हैं, हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं, वे बृहद पोषक तत्व हो जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कम मात्रा में लेते हैं, जैसे आप कभी कभी फल खाते हैं, नहीं तो बहुत लोग रोज़ भी खाते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादातर कम मात्रा में बहुत लोग लेते हैं, वे सभी बृहद पोषक तत्व में आते हैं। उसके बाद आती है कार्बोहाइड्रेट। जैसे बृहद पोषक तत्व में ही इसका पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। अब कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है? ऊर्जा। हम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को मैं अभी आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आता है प्रोटीन। नई कोशिकाओं का निर्माण एवं मांसपेशियों का निर्माण होता है। प्रोटीन के अंतर्गत जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं उन सभी का निर्माण होता है। जैसे देखिए बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मांसपेशियां बड़ी होती चली जाती हैं, अंदर अंदर उसकी हड्डियां बड़ी होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा ज़्यादा मात्रा में तेल का सेवन करेगा तो उसमें वसा भी इसके अंतर्गत आता है। वसा के बाद इसके अंतर्गत आता है जल। जल जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में पीते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। आप सभी इस वीडियो में देख रहे होंगे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। हाँ, तो बात आती है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? आपको एक नंबर में क्वेश्चन ये भी मिल सकता है, माइक्रो या कम मात्रा में जो हम लेते हैं। जैसे कम मात्रा में आप दैनिक दिनचर्या में आपको ये नहीं पता है कि किस भोजन में कितना विटामिन है, आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसमें खनिज आते हैं, विटामिन आते हैं, इन सभी को हम बारी बारी पढ़ेंगे। आप यहाँ पर ये तो मेरा टॉपिक कवर हो गया था बृहद एवं माइक्रो पोषक तत्व। अब मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व भी टॉपिक वाइज समझा दिया, इसके अंदर की बात अभी करते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना बृहद पोषक तत्व, इसके पार्ट को भी हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 5 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन एक बन जाता है, कन्फर्म रहता है। बृहद पोषक तत्व। अब बात आती है बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व के भी पार्ट हैं। उसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण एवं जटिल। अब कई बच्चे कहते हैं साधारण एवं जटिल में डिफरेंस क्या है? साधारण मतलब जो सरल होता है, जटिल मतलब कठिन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से क्या तात्पर्य है? तो साधारण का मतलब होता है जो स्वाद में मीठे हों। जैसे मिठाई आप लोग खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, तो ये सभी साधारण में आते हैं। जैसे ये सब जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे ग्लूकोज, गन्ना, अनानास। जटिल पोषक तत्व जो मीठे नहीं होते हैं, खट्टे होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, आलू, गेहूँ, चावल। ओके। उसके बाद आता है वसा। वसा से क्या तात्पर्य है? एक संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो आप कहेंगे संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, तो इसको भी हम टॉपिक वाइज समझेंगे। तो संतृप्त का मतलब होता है जो जैसे पनीर, आइसक्रीम, घी, जो मतलब फैट को एब्जॉर्ब करता है, अधिक सेवन से मोटापा होता है। असंतृप्त में जैसे मूंगफली, सरसों। अब जैसे इसमें भी पूछा जाता है कभी कभी 3 नंबर में, वसा के क्या कार्य हैं? पेपर में कभी कभी पूछ लेता है वसा के क्या कार्य हैं। तो आपको ये 3-4 पॉइंट मैंने लिखा है, तो आपको लिखने पड़ेंगे। वसा के क्या कार्य हैं? शरीर में तापमान को नियमित रखता है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, त्वचा को सुंदरता होने से बचाता है, खुरदुरा होने से बचाता है। ये त्वचा को, मैंने यहाँ इसे कन्फ्यूज हो गया था, त्वचा को खुरदुरा होने से बचाता है। वसा ये सभी चीज़ें करता है। जैसे आप अगर देखिए आप ज़्यादा तेल वाली चीज़ों का सेवन करें तो आपकी जो स्किन है उस पर ऑयली रहता है। ये सभी वसा के कार्य होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं जल के कार्य। जल के कार्य क्या है? हमारे खून का 90% भाग जल होता है। ये एक जीके भी है, ऑप्शन में 1 नंबर में पूछ लेता है। हमारे शरीर में खून का 90% भाग जल है, मतलब हमारे शरीर में 10% ब्लड है और 90% वाटर है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। जैसे आपके जल क्या क्या कार्य है हमारे शरीर में? जैसे आपसे पूछ लिया आपका पेपर में जल के क्या कार्य हैं, तो आप सोचेंगे फिजिकल एजुकेशन में कहाँ क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे। और कोई भी चीज़ आए आप उसको खेल से रिलेट कर लिखिए। जैसे जल के क्या कार्य है, तो जल हमारे शरीर के तापमान, बॉडी आ गई तो फिजिकल एजुकेशन में हमारी बॉडी आती है, उस प्रकार से रिलेट कर आपको लिखना पड़ेगा। अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन में सहायक होता है, जो हमारे शरीर की गंदगी होती है उनको निकालता है। जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था ना, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो जिनको हम कम मात्रा में लेते हैं, खनिज है, विटामिन है।
सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे खनिज हैं। हमारे शरीर में खनिज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु यह हमारे लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। जानिए ये बात आप समझिए, जो खनिज होते हैं हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर में कुल 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है खनिज क्या है, खनिज से आप क्या समझते हैं, खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ये सभी ऑप्शन में कभी कभी पूछ रहा हमारे शरीर में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तभी तो कर पाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखा है, जहाँ पर आपको स्टार लगा रहेगा इस नोट्स में, अब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिक मात्रा के खनिज जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी खनिज हैं। आप खनिज को मैं बता, खनिज के भी इसमें प्रकार हैं, बुक में आपको मिलेगा फिजिकल एजुकेशन के। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। शरीर में 50% कैल्शियम होता है। हमारे शरीर में 50% से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। उसके बाद 95% कैल्शियम दांतों की हड्डियों में पाया जाता है। ये जो हमारे दांत होते हैं, टीथ, जो हमारे ये 32 दांत होते हैं, इन सभी की हड्डियों, ये सभी दांत में कैल्शियम है, तभी तो ये हमारे दांत हैं। मैग्नीशियम से क्या तात्पर्य है? मैग्नीशियम ये हमारी कोशिकाओं की रखरखाव करता है। जैसे जो हमारे शरीर में आप देखते होंगे कभी कभी किसी का ब्लड जम जाता है, तो ये मैग्नीशियम का वर्क क्या होता है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलती रहें, तो उनमें छोटे छोटे कई सारे कण होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इन सभी का रखरखाव करता है। जैसे अनाज, मीट आदि में पाया जाता है। जैसे अब आप अनाज खाते हैं, आपको दिखाई पड़ता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। मीट, नॉनवेज में पाया जाता है। सोडियम, अब बात आती है सोडियम किसे, सोडियम कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाता है, कोशिकाओं में संतुलन बनाता है। कहीं तेज ब्लड बह रहा है, कहीं धीमा है, इन सभी को सोडियम, आप जान ही रहे हैं सोडियम Na, साइंटिफिक केमिस्ट्री में इसका सिंबल है Na। आयोडीन नामक मुख्य स्रोत है इसका, नमक में पाया जाता है। जो टाटा सॉल्ट आता है, कम मात्रा, आप आयोडीन का जब नमक लेते हैं उस पर लिखा रहता है ना, कई लोग लो आयोडीन का लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम मात्रा में खनिज, ये ऊपर था अधिक मात्रा में खनिज, अब यहाँ पर है कम मात्रा में खनिज। कम मात्रा में खनिज कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा, आयोडीन, तांबा। 75% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जो लोहा होता है ये 75% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आपको बस मेन पॉइंट पढ़ते चलकर आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं आप बुक लेकर रीड कर रहे हैं, पूरी कहानी समझ रहे हैं, उसके बाद आप वहाँ से पॉइंट निकाल रहे हैं। मैं आपको इसीलिए यहाँ पर PDF में दिखा दे रहा हूँ कि आप आसानी से समझ जाएं, इसीलिए मैंने इस नोट्स को बनाया है। मेन पॉइंट जो पेपर में आते हैं मैंने उसको कवर करा हूँ, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको इसमें कोई टॉपिक छूटा नहीं मिलेगा अपने सिलेबस से, आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है तांबा। तांबे की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता, घाव भरने की क्षमता में कमी आती है। ये सभी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। तो आगे की वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं, जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं उसको अभी बताऊंगा। तो उसके आगे का टॉपिक है विटामिन। विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि तथा रोगों से बचाने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन आप सभी जान रहे हैं, लेकिन मैं विटामिन की एक आपको लिस्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से किस रोग से कौन सा विटामिन होता है, कभी कभी पूछ लेता है, 2-3 नंबर में ऑप्शन के क्वेश्चन विटामिन से आपको कन्फर्म मिलेंगे। अब आगे बात आती है, विटामिन को आपने समझ लिया है, तो विटामिन के बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जैसे विटामिन A, D, E, K। उसके बाद आता है विटामिन A। विटामिन A जो वसा में घुलनशील होते हैं, इससे स्वस्थ आँखें होती हैं हमारी। इसके फ़ायदे क्या हैं? विटामिन D, ये D लिखा है, D से क्या फ़ायदे हैं? दांतों व हड्डियों का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि करता है। ये सभी विटामिन के हैं, जैसे दूध, मछली, मक्खन। उसके बाद आता है यहाँ पर आगे बात आती है जल में घुलनशील, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, इसकी कमी से कब्ज, चक्कर, बेरी रोग होता है, ये सभी आप जान रहे हैं विटामिन B1 से। जैसे उसके बाद आता है आँख, विटामिन B2 की वजह से आँख, नाक, मुंह, ओठ, जीभ
को स्वस्थ रखता है। विटामिन B2, विटामिन C यह सफ़ेद दानेदार रूप में होता है, भोजन पकाने के समय जल्दी व्यर्थ हो जाता है। विटामिन C के कारण शरीर का विकास, ये देखिए जो स्टार लगा है आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, स्कूल के एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड में, बोर्ड पेपर में मिलेगा। विटामिन C के कारण शरीर का विकास एवं वृद्धि होता है, दांतों को स्वस्थ रखता है, रक्त वाहिनियाँ स्वस्थ रहती हैं। ये सभी इसके प्रकार हैं। उसके बाद है आपका, अब यहाँ से आपका एक नया टॉपिक शुरू होता है, आहार है। उसके बाद आपको अल्प आहार की हानियाँ मिलेंगी, प्रतियोगिताओं से पूर्व आहार मिलेंगे, प्रतियोगिताओं के दौरान आहार मिलेंगे, खाद्य सहनशीलता मिलेगी, खाद्य मिथक मिलेंगे। चलिए मैं आगे की टॉपिक कवर कर रहा हूँ यहाँ से। आहार के गैर पोषक घटक। अब आहार के गैर पोषक घटक से क्या तात्पर्य है? आहार के ऐसे घटक जो कैलोरी उपलब्ध नहीं कराते हैं, मतलब ऐसे पोषक तत्व जो कैलोरी हमको देते ही नहीं, बस सिर्फ वेस्ट हैं, गैर पोषक घटक कहलाते हैं। जैसे फोक, फाइबर। फोक भोजन का वह भाग है जो मनुष्य की दांतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। स्रोत जैसे गेहूँ है, जौ है, मछली है। उसके बाद जैसे मतलब ये सब हमारे शरीर में काम तो करते हैं लेकिन हमको कैलोरी नहीं देते हैं, कहने का ये तात्पर्य है, गैर पोषक तत्व हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, लेकिन इनको गैर पोषक तत्व की कैटेगरी में रखा गया है। अब आगे बात आती है जल। जल हमारे शरीर का मूल आधार है। मानव शरीर में 65% से 70% जल से ही बना है। हमारा शरीर आप सभी जान ही रहे हैं जल से ही बना है, तथा जल हमारे शरीर के तंतुओं को नर्म एवं कोमल रखता है, तथा जल की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है। ये मैं भी मतलब जीके है एक, जल की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है। स्वाद यौगिक। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो भोजन के विशेष या गंध के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध में चाय की पत्ती, ये यौगिक हैं जो अलग से मटेरियल हम ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में। रंग यौगिक। हर प्राकृतिक खाने की चीज़, चाहे वह फल, सब्जियां तथा सभी अपना रंग होता है, तथा इनको बाज़ार में अच्छे रेट पर बेचने के लिए केमिकल कलर चढ़ा दिया जाता है। जैसे केले को पकाया जाता है, आप सभी जान ही रहे हैं, ऐसे ऐसे कई सारे केमिकल आते हैं, उन सभी को पकाकर आप उसका कलर चेंज हो जाता है, देखने में अच्छे लगते हैं, पॉलिश चढ़ा देते हैं, वही सब मार्केट में बिक जाते हैं। स्टिकर लगा देते हैं एप्पल पर, आप सभी ने देखा होगा ब्रांडेड एप्पल, लेकिन कुछ नहीं, ये सभी सब केमिकल कलर लगाए जाते हैं उस पर, लेकिन तब भी हम सब खरीदते हैं क्योंकि हम लोग को खाना है। अल्पाहार की हानियाँ। अल्पाहार का अर्थ है, सबसे पहले अल्पाहार से क्या तात्पर्य है? अल्प आहार, सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक आए तो उसका अर्थ समझिए। अल्प आहार का अर्थ है बहुत कम मात्रा में खाना लेना, खाना पर्याप्त मात्रा में। से कई सारे लोग होते हैं शरीर के मोटे होते हैं लेकिन वे बहुत ही कम मात्रा में खाना लेते हैं, ऐसा होता है। अपर्याप्त पोषण, जैसे खून की कमी होती है, नेत्र से जुड़े रोग होते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, वे अपने दैनिक दिनचर्या के कामों को सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, ये सभी अल्पाहार के लक्षण हैं। प्रतियोगिता से पूर्व आहार। प्रतियोगिता से पहले कौन कौन से आहार लिए जाते हैं सभी हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रतियोगिता से पूर्व आहार, जैसे मांसपेशियां ना खाएं। जैसे आप प्रतियोगिता कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं तो आप वहाँ नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज जबकि आपको नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ना लें, आलू फल ना लें। जैसे आप सभी जान रहे हैं कि जब मैच ओवर हो जाता है तो कई सारे बच्चे, मैच ओवर होने के बाद आप चाहे जो खा सकते हैं, लेकिन मैच अगर शुरू होने वाला है आप उसी टाइम नॉनवेज खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कुछ भी, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। गैस वाला खाना ना खाएं, गोभी उसमें जैसे आती है। मसालेदार ना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं। ये सभी प्रतियोगिता से पूर्व आहार के ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता के दौरान आहार, जैसे प्रतियोगिता चल रही है, बीच में ब्रेक होता है, तो उसके दौरान जैसे रिकवरी ड्रिंक होती है, रेड बुल आती है, ये सभी को आप पिएं। ग्लूकोज आता है, लेमन जूस आता है, फ्रूट जूस आता है, केला आता है, केला आता है, बनाना भी एक ही चीज़ है वही, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रतियोगिता के दौरान आहार, अगर आपसे कोई पूछ ले प्रतियोगिता से पूर्व आहार और प्रतियोगिता के दौरान आहार
के उदाहरण लिखिए 3-3। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3-3 नंबर में बन जाते हैं, आपको मालूम रहेगा, लेकिन आप एक बार फिर वहाँ कंफ्यूज होंगे पेपर में। लेकिन यही इसीलिए मैंने इसको बनाया है कि आप इसको 2-3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको ये पूरे याद होंगे। जैसे मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ वैसे आपको पूरा याद हो जाएगा। अब उसके बाद आता है खाद्य सहनशीलता। खाद्य सहनशीलता शरीर की वह स्थिति है जब हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचा नहीं पाता है। जैसे ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत लोग गोलियां खाते हैं, दवा लेते हैं कि खाना पच जाए, तो हम उतना खाना क्यों खाएं? सीधी सी बात है। तो इसके एक टॉपिक आपने दिया है कि खाद्य सहनशीलता, जब हम ज़्यादा मात्रा में खाना को खा लेते हैं तो नहीं पचा पाते हैं, वे सभी खाद्य सहनशीलता के अंतर्गत आते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? सिर दर्द आपको होने लगती है, दवा लेते हैं, पेट दर्द होती है, दस्त होती है, उल्टी होती है, सीने में जलन होती है। आप सभी कई लोगों को देखे होंगे शादियों में कई सारा खाना ले लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं क्योंकि उनका पेट भर जाता है। उसके बाद आता है खाद्य मिथक। खाद्य मिथक भरम फैलाना, जैसे खाते समय पानी न पीना। कई लोग कहते हैं खाते समय पानी नहीं पिया जाता है। मछली खाने के बाद दूध न पीना। ऐसे कई लोग कहते हैं केला खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है। इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और एक जैसे आता है भूखा रहने के से वज़न घटता है। ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत टॉपिक। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट कर बताइएगा। यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिखा नहीं गया है, मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, A, B, D, E। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसमें से कौन सा घुलनशील विटामिन नहीं है? A नहीं है, B नहीं है, D नहीं है, E नहीं है। आप कमेंट कर बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? जैसे भोजन की प्राप्त ऊर्जा से मापने की इकाई क्या है? जूल है, कैलोरी है, मीटर है, एम्पियर है। BMI का क्या तात्पर्य है? आप इसको कमेंट कर बताइए। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोले हैं, तीसरा क्वेश्चन है BMI से क्या तात्पर्य है? बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स, बॉडी मेजर इंट्रोरेंस, बॉडी मोटर इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप हमको बताइए। तथा मैं अभी नहीं तो मैं आपको एक क्वेश्चन सीट प्रोवाइड कराऊंगा फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, दिल्ली जोन, यूपी जोन, ऑल ओवर इंडिया, CBSE, फॉरेन कंट्री, फिजिकल एजुकेशन की मैं एक सीट प्रोवाइड कराऊंगा आपको PDF फॉर्म में। ये मैंने एक बुक ली थी, मैं उसका PDF फॉर्म बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो आप कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किया हूँ। तथा यहाँ एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ एक अपडेट जा रहा हूँ। आप सबसे पहले एक फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक पर आप क्लिक कर नोट्स को सबसे पहले आप लिखिए। उसको लिखने के बाद आपको लिखकर हमारे साथ साथ पढ़िए। अगर आप 1 बार 2 बार वीडियो पढ़ते हैं आपको पूरा ओरली याद हो जाएगा। उसके बाद ये भी मैं सिलेबस को आप प्रिंट आउट ज़रूर से निकलवा लीजिए। सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल कर, ये मेरा टॉपिक हो गया खेलों में प्रशिक्षण, मैंने एक टॉपिक कवर कर लिया। अगर आप पढ़ लिए हो तो उसको टिक लगा दीजिए। ये भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, टिक लगा दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन सीट प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपका जो 70 नंबर का मार्क है, 70 में 70 तभी आएंगे। और 30 नंबर तो आपका अदर एक्टिविटीज़ का है, जैसे उसमें रनिंग कराएंगे, पुशअप कराएंगे, सिटअप कराएंगे। ये सब तो आप तो दैनिक दिनचर्या में करते हैं, लेकिन मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, पेपर टाइम में बनाऊंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।